हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरिटी पाथ इंस्टीट्यूट। वर्क पावर एनर्जी का आज स्टार्टिंग हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने वेक्टर के बारे में जो चीज़ अपने को चाहिए वो अपन ने सीख ली। तो अभी अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, बट एक्चुअली में वर्क पावर एनर्जी का ये स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, तो वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। अब देखो, वर्क पावर एनर्जी अपने स्टार्ट करते हैं तो पहले अपने को पता होना चाहिए वर्क यानी कि कार्य होता क्या है। तो अपने काम करते हैं। वर्क का मैं कुछ आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दूं पहले, उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो मैं बोल रहा हूं वर्क के बारे में वो लास्ट में उसको अपन उसका डेरिवेशन करके मैं आपको प्रूफ करूंगा कि जो वर्क है वो लास्ट के अंदर जो भी वर्क की डेफिनेशन मैंने बोली है या तो वर्क के बारे में बोल रहा है वो अपने प्रूफ करेंगे। ठीक है, विद अ क्वेश्चन। तो वर्क का मतलब क्या होता है? नॉर्मली वर्क का मतलब गुजराती में इट इज नथिंग बट कार्य। ठीक है, अब ये जो कार्य है, कार्य जो अपन करते हैं, इसका मतलब कि अपन कुछ ना कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन थिंग टू अदर। अपन अपनी ऊर्जा का यूज करते हैं जब भी, मतलब सपोज कि आप लोग स्कूल में आते हो तो स्कूल आना भी एक कार्य है, वहां पे आप ऊर्जा पढ़ने में यूज करते हो। तो इसका मतलब आपने क्या किया? वर्क किया, आपका कार्य है। तो ये जो चीज है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये अपन लास्ट के अंदर यही चीज अपन डिराइव करेंगे कि ट्रांसफर कैसे हुई एनर्जी। ठीक है, अब देखो, वर्क सीखने का एक और नजरिया है कि वर्क को अगर अपने टेक्निकल टर्म की बात करें तो आप लोगों को ये पता होगा सेकेंड पॉइंट में, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में आपको ये पता होगा कि वर्क का मतलब होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कुछ रिलेशन है, ये अपने को पता है। गुजराती में फोर्स को बल बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को स्थानांतर। अच्छा, वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में लगने वाला एक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं गुजराती में? डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन अदिश गुणाकार, अदिश गुणाकार। ठीक है, तो ये जो अदिश गुणाकार है ये आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ फोर्स कोई बॉडी पे लगा रहे हो, विथ वो बॉडी पे जो भी है वो मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह आपके फोर्स लगाने के कारण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आपका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वर्क डन आप कह सकते हो। ठीक है, अब फोर्स बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब डॉट प्रोडक्ट को आप निकालोगे तो एफ डी कॉस थीटा होगा। ये आपने वेक्टर के लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने ऑलरेडी सीखा होगा कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट, एक मतलब कि अदिश गुणाकार को निकालना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप कॉस थीटा को यूज कर लेते हैं। तो वर्क डन का मतलब क्या हो गया? फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो, वर्क डन जो है वो आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा का रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊं तो आपने एक कुछ कार्य किया, वर्क डन ऑन अ बॉडी, कोई भी बॉडी पे आपने वर्क डन किया, वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी। ठीक है, अब ये जो फोर्स है वो बॉडी पे लगने वाली फोर्स ऑन बॉडी। आप बॉडी पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो ये एफ है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो उस जगह से एक से दूसरी जगह का डिस्प्लेसमेंट मतलब स्थानांतर। तो मैं ये बोल सकता हूं ये एक पॉइंट
पॉइंट का एप्लीकेशन है, पॉइंट का एप्लीकेशन है, ठीक है, कि एक पॉइंट पे जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो वो जब मूव करना चालू हो जाती है, मोशन करना चालू हो जाती है या गति में आ जाती है तो आगे की साइड बढ़ती है, तो वो जो पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, वो जो जगह का पॉइंट है उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, ठीक है। और ये जो कॉस थीटा है इसके बारे में अगर अपने ज्यादा जानकारी लेना चाहें तो ये कॉस थीटा होता है कि जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स की दिशा और स्थानांतर मतलब डिस्प्लेसमेंट की दिशा, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये एंगल होता है, मतलब थीटा एक कोण एंगल होता है। फोर्स की दिशा और डिस्प्लेसमेंट दिशा को बताने वाला जो कोण होता है वो होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है। आपने नॉर्मली ये तो पढ़ा होगा आपके आगे के लेक्चर्स में कि मान लो आप a डॉट b लेते हो तो ab cos थीटा होता है, ab cos थीटा होता है। अच्छा, ये जो a है उसके अंदर दिशा होती है, क्योंकि a क्या हो गया इस कंडीशन में बल, तो बल की दिशा होती है वो एक सदिश क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसके अंदर भी आपके पास डायरेक्शन होगा, दिशा होगी। तो ए बी कॉस थीटा जब आप बनाते हो, जब इसको डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये वाला जो सिस्टम आता है आपका ये दिशाहीन होता है, मतलब कि इसके अंदर नो डायरेक्शन, कोई दिशा होती नहीं है। ये आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए अपना लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। अब देखो, वर्क डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, फोर्स, दिशा, कोण, ये आपको सब नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अपन आपको अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अच्छे से आता है तो अपने वर्क डन में कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं आपको आपकी फर्स्ट जो डेफिनेशन कि वर्क डन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा लास्ट के अंदर, ठीक है। तो अपने एक काम करते हैं, क्वेश्चन से ही अपने इसको और इलाबरेट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मान लो कि आपके पास ये बॉक्सेस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन इसको थोड़ा इलाबरेट करते हैं। मान लो आपके पास ये कुछ दिया गया है, बॉक्सेस दिए गए हैं, बॉक्सेस पे आप कुछ बल लगा रहे हो, बॉक्सेस पे आप कुछ बल लगा रहे हो, फोर्स, ये लग रहा है फोर्स, ये है आपका मान लो 100 न्यूटन, कितना लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। अब ये 100 न्यूटन जब इस बॉक्स पे आप बल लगाओगे, मान लो ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 1 ही है, ठीक है। तब जब भी आप 100 न्यूटन बॉक्स ए पे फोर्स लगाओगे तब ये बॉक्स आगे की साइड मूव करेगा और थोड़ी देर के बाद मान लो इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है, ये पहले यहां था ए पोजीशन पे, अब ये बी पोजीशन पे चला गया। मान लो ये ए पोजीशन पे पहले था, अब ये बी पोजीशन पे चला गया, और इसके बीच का जो आपको डिस्टेंस दिया गया है वो मान लो ऐसा कुछ डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका 100 मीटर, ठीक है। ये 100 मीटर या तो 10 मीटर, चलो 10 मीटर रखते हैं, 10 मीटर ये आगे बढ़ गया। ये क्वेश्चन से अपने ये सीख सकते हैं कि कोई बॉक्स था, उस पर आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया और ये जो बॉक्स है वो ए जगह से बी जगह तक मूव हुआ, कितना स्थानांतर हुआ 10 मीटर का। और आपको पूछा है कि ये जो फोर्स लगाई है आपने और जो ए ने कार्य किया है वो कार्य कितना होगा, तो वर्क डन, कार्य आपका ए पे कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो कार्य पे कितना काम हो ये अपन चेक कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि कार्य का मतलब होता है एफ डी कॉस थीटा, कितना होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। इतने फोर्स कितना लग रहा है इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट स्थानांतर किया कितना हुआ, यहां से यहां इसका 10 मीटर स्थानांतर। अब यहां पे बात आई कॉस एंगल की, तो कॉस एंगल जो है वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एफ डी कॉस थीटा, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स की दिशा क्या है, फोर्स की दिशा आप ये है फोर्स की दिशा,
ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी किस दिशा में हुआ, यही दिशा में, फोर्स की ही दिशा में, तो डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की दिशा में हुआ। अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से मानो तो दोनों का जो डायरेक्शन है, फोर्स का और डी का, डिस्प्लेसमेंट का, स्थानांतरण का जो आपका डायरेक्शन, दिशा है, वो सेम दिशा है। ठीक है, अगर वो सेम दिशा है तो वो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना, कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि cos 0 कितना आएगा आपका, cos 0 होता है 1, तो आपका आंसर क्या है, 1000। अच्छा, अब ये जो वर्क आपका होता है, इसका यूनिट, एकम होता है जूल, इसका एकम होता है जूल। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि इसका जो वर्क डन आपने फाइंड किया वो होगा 1000 जूल। ठीक है, अब देखो, जो इसके एकम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एकम के बारे में, एकम मतलब यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा। देखो, वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, ये बड़ा यूनिट है जूल। ये जो जूल यूनिट है ये एसआई सिस्टम का यूनिट है। आपने चैप्टर नंबर 1 एकम और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट में आपने ये वाला सिस्टम पढ़ा होगा कि एकम के बारे में, एसआई यूनिट पढ़ा होगा, एमकेएस सिस्टम पढ़ा होगा, सीजीएस सिस्टम पढ़ा होगा। तो ये सब चीजें क्या है, वहीं से आ रही है कि जूल जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब के ऑल वर्ल्ड में अपनाया हुआ यूनिट है। ठीक है, एक और यूनिट इसके बारे में पूछ रहे हैं, वो है अर्ग, ERG। ठीक है, वो जो यूनिट अर्ग होता है वो सीजीएस सिस्टम में होता है। सीजीएस सिस्टम आपको पता होगा, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम सेकेंड, वो जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको बताई गई होगी फर्स्ट चैप्टर में, यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर। अच्छा, 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 अर्ग इक्वल टू 10⁻⁷ जूल। ठीक है, यहां तक आपको पूरा सिस्टम पता हो जाना चाहिए। अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 कि वर्क डन को आप कैसे डिफाइन करोगे और कैसे आप वर्क डन के बारे में सोच सकते हो कि कैसे, किस प्रकार से वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर काम आएगा। अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया। मैं आपको फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, केवल उसके अंदर कुछ चेंज करूंगा। वो चेंज आपको पता करना है कि क्या चेंज किया है। ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 1। ठीक है, जो इस पे फोर्स लग रही है, वो अभी भी सेम है। ठीक है, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ लगा रहा हूं जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। एक चीज टॉपिक ऐड कर रहा हूं जो आपको एनएलएम में सिखाया होगा कि अगर मान लो ये फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है, और यहां पे इसकी फ्रिक्शनल की बात की है। फ्रिक्शनल में इसका जो काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि म्यू जो होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। मान लो ये आपको दे दिया है 0.4, ये आपको दे दिया है 0.4। दिस इज डायमेंशनलेस सिस्टम होती है, तो ये आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। ठीक है, अब म्यू दे दिया है 0.4। अच्छा, ब्लॉक के बारे में आपको पता है कि यहां से यहां चलो, मान लो इसने स्थानांतर किया 10 मीटर का, और ये है ए पोजीशन, ये है ब्लॉक की बी पोजीशन। ठीक है, वो ब्लॉक की ए पोजीशन, वो ब्लॉक की बी पोजीशन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन ऑफ दिस फोर्स मैं फाइंड करता हूं। ठीक है, और वर्क डन ऑफ, दो वर्क डन हो रहे हैं इसमें, ये ब्लॉक पे दो टाइप के वर्क हो रहे हैं। एक तो फोर्स का लग रहा है, और ये जब आगे बढ़ रहा है तो इसको रोकने वाला घर्षण, फ्रिक्शन, वो भी फोर्स इस पे लग रही है, क्योंकि म्यू इसके अंदर आ चुका है, कोएफिशिएंट आ चुका है। तो मैं इधर लिखता हूं फ्रिक्शन, घर्षण। ठीक है, दोनों का मैं वर्क डन फाइंड कर। वर्क डन ऑफ फोर्स कितना होगा आपको ये पता है, FD cos थीटा होता है। ठीक है, FD cos थीटा,
एफ डी कॉस थीटा कितना होगा 100 इंटू 10 इंटू कॉस, और थीटा कितना होगा भाई, थीटा होगा आपका देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देख लो आप, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखो फोर्स का डायरेक्शन यहां पे और डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां तक पहुंचा, तो वो भी दिशा सेम, तो डिस्प्लेसमेंट की दिशा आपकी सेम हो गई। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा आपकी जब भी सेम होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके बीच में एंगल कितना रहा, 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री, तो ये कितना हो गया 0 डिग्री, तो ये हो गया आपका आंसर 1000 जूल, ये हो गया आपका 1000 जूल। अब नेक्स्ट आते हैं वर्क डन बाय अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पे भी कार्य हो रहा है, तो ये भी मैं करता हूं एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, तो फोर्स कितना लग रहा है इस पे, फोर्स इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो फोर्स लगेगा तो ये जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा, तो ये वाला फोर्स इस दिशा में लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा आपका एफ वो क्या होगा म्यू इंटू एम जी, ये आपने एनएलएम के अंदर सीखा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये आपने सीखा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा आपका म्यू एम जी, ठीक है म्यू एम जी, ये आपका होगा फ्रिक्शनल फोर्स। इसके अंदर मास नहीं दिया है तो मैं इसके अंदर मास देता हूं, उसका 10 केजी मास, ठीक है मान लो इसका 10 केजी मास है, तो 0.4 इंटू मास कितना है 10 केजी, और जी आपको पता है गुरुत्वाकर्षण प्रवेग, ठीक है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना रहेगा 10, तो ये कितना हुआ 40 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका आ चुका है 40 मीटर, ठीक है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे कितना होगा 40 न्यूटन, देखो और स्थानांतर तो कितना हुआ है अपना 10 मीटर इनटू कॉस। अब इसका कोण आप कैसे फाइंड करोगे, देखो इसका जो फोर्स है, इसका जो फोर्स की दिशा है वो देखो वो क्या है इस साइड है फोर्स, इसका फोर्स की दिशा इस साइड है, इसकी फोर्स की दिशा ओके, फोर्स की दिशा इसकी इस साइड है, ठीक है और फ्रिक्शनल फोर्स की दिशा इस साइड है, और डी स्थानांतर का दिशा इस साइड है, ठीक है तो दोनों के बीच में आप देखो ये दिशा डी की है, ये फ्रिक्शनल फोर्स की है, ठीक है दोनों की दिशा अलग अलग है, तो बीच में कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कोण पे कितना होता है -1 cos पाई, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तो ये कितना होगा -400 जूल, इसका आंसर आया आपका -400 जूल। तो ये आपको ये क्वेश्चन से आपको कुछ पता चलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स पूछे या ये फोर्स, इनका मैं फाइंड अलग अलग करके कर सकता हूं। अच्छा दूसरी चीज इसी क्वेश्चन के अंदर कि इसका टोटल वर्क डन कितना हुआ, इसका ये भी मैं पूछ सकता हूं, तो नेट वर्क डन मतलब टोटल वर्क डन, टोटल कार्य कितना किया इसने, पहले तो ये 100 जूल इस साइड गया, 100 जूल सॉरी 1000 जूल, एंड माइनस करोगे क्या, टोटल वर्क डन कर रहे हो तो W1 प्लस W2 होता है नॉर्मली टोटल वर्क डन, लेकिन इसके अंदर पहली दिशा पॉजिटिव है और दूसरी दिशा नेगेटिव है, तो -4400 जूल, तो टोटल कार्य फ्रिक्शन के साथ कितना हुआ इसका 600 जूल। तो ये आपको ये बताएगा कि टोटल कार्य इस पे ये मास पे कितना हो रहा है, ये आपको इस कंडीशन से पता चलेगा, ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो यहां तक तो आपको पता चल गया, अब यहां पे एक और चीज आई, नई चीज ऐड हुई है, जो कि है आप अगर ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है तो दो तरह के वर्क डन मैं बता देता हूं आपको, दो तरह के वर्क डन होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव वर्क डन होता है, दो तरह की चीजें इसके ऊपर से अपने को पता चली। देखो पॉजिटिव वर्क डन जो होता है उसका मतलब क्या है कि वर्क डन अगर पॉजिटिव है
तो वो किसी को दे सकता है, सप्लाई कर सकता है या गेन कर सकता है। ठीक है, ये गेन हो रहा है, किसी को दे सकता है, अगर किसी को ट्रांसफर कर सकता है या किसी को ये चीज दे सकता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली क्या हो रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा कुछ वर्क है तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा वर्क दे पा रहा है। ठीक है, और गेन कर रहा है वर्क डन नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे क्लियर कट लॉस है, ये लॉस की बात है। आपका कार्य क्षमता आपकी घट रही है, यहां पे आपकी कार्य क्षमता बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग। एंड यहां पे आपकी कार्य क्षमता डिक्रीज हो रही है। बस आपको यही ध्यान रखना है, यहां पे आपका जो वर्क है, मतलब आपका जो वर्क डन, कार्य क्षमता आपकी बढ़ रही, वहां पे कार्य क्षमता आपकी घट रही है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन से अपने को ये पता चला कि कार्य क्षमता बढ़ती भी है और घटती भी है, गेन एंड लॉस। ठीक है, तो यहां तक पूरी चीजें आप लिख सकते हो, ऊपर से नीचे तक आपको लिखना है तो लिख सकते हो। और इसकी आप अलग से नोट्स बनाएं, जो कि इसके बाद अपन जब शीट्स करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, नीट के क्वेश्चन करेंगे, जेईई के क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब चीजें काम आएगी अपने को। तो इसका आप अलग से नोट्स बनाएं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन से अपन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी प्रूव कर देते हैं। ठीक है, ओके, मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी थोड़ा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन अपने को वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर से अपने बहुत कुछ समझ सकते हैं और आपका काम आसान कर सकते हैं। ठीक है, चलो मान लो ये 60 न्यूटन फोर्स है, इस पे 60 न्यूटन फोर्स करेंगे, 5 केजी इसका मास है, दड़, मास को दड़ बोलते हैं गुजराती में। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये मान लो 20 मीटर का है, और इसके अंदर इसका फ्रिक्शन भी दे दिया गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया 0.5। ठीक है, इतनी चीजें अपने को प्रोवाइड कर दी गई। इसके अंदर अपने ये क्वेश्चन के अंदर अपने बहुत कुछ देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, और अपने कुछ इसके मीनिंग पे आएंगे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो कैसे रही है। ठीक है, देखो अब 5 केजी है, 20 मीटर है और 60 न्यूटन है। आपको मैं पहला पूछता हूं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स, ये वाली फोर्स ने कितना कार्य किया, तो आप ऐसा बोलोगे कि एफ डी कॉस थीटा फाइंड करोगे। एफ फोर्स लग रहा है 60, डिस्प्लेसमेंट इसका 20, और कॉस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो आपका डायरेक्शन है, दिशा है, वो सेम है, तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो इसका आएगा आपको 1200 जूल। ठीक है, 1200 जूल, तो आपने ये वाला फाइंड कर दिया 1200 जूल। ठीक है, 1200 जूल ये आपने फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं, नेक्स्ट वर्क डन बाय इट्स फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, तो इसके अंदर भी आप मुझे बोलोगे कि एफ डी कॉस थीटा होगा, लेकिन अपन ने फोर्स अभी तक फाइंड नहीं किया है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, म्यू एम जी,
ठीक है, म्यू एम जी होता है, तो म्यू कितना है इसका 0.5, मास कितना है 5 और 10 इसका। तो ये कितना हुआ अपना, नॉर्मली ये अपना हो गया 25 न्यूटन। ठीक है, 25 न्यूटन अपना काम यहां तक हुआ। तो अपने को फोर्स, ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स पता चल गई। फ्रिक्शनल फोर्स अपनी कितनी आई 25, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपना 20 और cos थीटा देखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी आपकी वो इस दिशा में जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स आपकी उल्टी दिशा में काम करती है, आपको ये चीज पता होगी। तो इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है वो 25 न्यूटन है। अच्छा, और एंगल कितना बना, फ्रिक्शनल फोर्स इस दिशा में, आपके स्थानांतर की दिशा इस डायरेक्शन में, तो इसका काम हो गया, ये हो गया -1, क्योंकि cos 180 डिग्री -1 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको आप फाइंड करोगे तो 500 न्यूटन आपका, सॉरी 500 न्यूटन का 500 जूल, क्योंकि अपने वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, तो 500 जूल आपका आंसर आएगा इसके अंदर। ये भी आपको पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर से एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपको किसी ने ऐसा पूछा कि इसके ऊपर 5 kg के ऊपर आपको अब वर्क डन नॉर्मल पे कितना वर्क डन कर रहा है ये बताना है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपने एनएलएम में पढ़ी होगी। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है आपका, वर्क डन नॉर्मल का क्या मतलब होता है, ये इस दिशा के अंदर जा रही है। ठीक है, उस दिशा के अंदर अगर आप नॉर्मल फाइंड करोगे तो नॉर्मली मैं बोलता हूं फ्रिक्शनल फोर्स, अब आपकी ये जो नॉर्मल है ये कितनी हो गई, आपका जो फोर्स है ये है नॉर्मल इनटू इसका स्थानांतर 20 मीटर, और यहाँ पे हो गया कॉस का एंगल देखो, ऊपर नॉर्मल इस साइड, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस साइड, दोनों के बीच का कोण हो गया आपका 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री आपका आंसर होता है 0 जूल। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई आपके पास कि आपको ये पता चल गया, आपको ये चीज पता चल गई कि आपका जो वर्क डन है वो जब नॉर्मल हो, लंब गुजराती में लंब बोलते हैं, लंब हो या परपेंडिकुलर हो, तब आपका काम 0 जूल आपका आंसर आएगा। अच्छा, वर्क डन mg पे, mg आपको पता होगा, कोई भी ब्लॉक पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कितनी होती है mg। वैसे इसलिए तो नॉर्मल और mg एक जैसी चीज होती है, क्योंकि नीचे सरफेस पे भी नॉर्मल लगता है और नीचे आपका mg लगता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपका अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, mg मतलब 5 × 10 50। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20। अच्छा, अब cos का एंगल कितना हुआ, ये नीचे ये इस साइड, तो फिर से 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, -90 डिग्री जा रहा है नीचे की तरफ, तो -90 डिग्री वापिस से इसका आंसर क्या होगा 0। तो ये वापिस से क्या आया 0 जूल। ठीक है, तो आपको ये चीज इसमें से ये पता चली कि जब भी चीजें लंब या परपेंडिकुलर हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब आपका आंसर 0 आएगा। ये आपको इस चीज से पता चलता है। ठीक है, यहां तक आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आपने इन सब चीजों के अंदर आपको ये चीज पता चल जानी चाहिए कि जब भी परपेंडिकुलर हो वर्क डन आपका 0 आएगा। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो तो। अच्छा, इसके अंदर अपने एक और चीज करते हैं, इसको अभी ध्यान में रखना। मैं अभी साइड में एक ब्लॉक बना देता हूँ, थोड़ी सी चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी अपने को चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो, मैं यही क्वेश्चन के अंदर थोड़े बहुत और चीजें ऐड करता हूं। मान लो आपको उसने ये पूछ लिया कि एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन प्रवेग,
एक्सेलरेशन कितना होगा इस बॉक्स पे, एक्सेलरेशन कितना होगा कि वो डिस्प्लेसमेंट कर पाए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफ नेट टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कि जो न्यूटन के एनएलएम के अंदर आपने पढ़ा होगा कि टोटल फोर्स एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, एफ नेट के लिए इसके ऊपर दो फोर्स लग रही है। देखो ये ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितनी होगी वो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल फोर्स इस पे कितनी लग रही है, एक तो 60 और एक 25, दोनों की दिशाएं अलग अलग, तो 60 न्यूटन इस साइड और नेगेटिव दिशा के अंदर -25। ठीक है, और मास कितना है आपका 5, और एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, ये कितना होगा 35 डिवाइड बाय 5, तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चीज आपको इसके ऊपर से और पता चलनी चाहिए कि ये जो भी अपन ने फाइंड किया उसकी अगर एक्सेलरेशन आपको पूछ ले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि एक्सेलरेशन इक्वल टू न्यूटन के लॉ के हिसाब से एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसके ऊपर से अपने को क्या आंसर मिला, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कि अगर ये बॉक्स आगे की साइड मूव करे, ये बॉक्स आगे की साइड मूव करके यहां तक पहुंचता है, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आप बोल सकते हो, दो तरह की ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। गति ऊर्जा, क्योंकि गति कर रहा है, देखो यहां से बॉक्स यहां से उठ के यहां पहुंच रहा है तो गति तो कर रहा है। तो अपने काइनेटिक एनर्जी का सीधा साधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यहां पे आती है कि डायरेक्टली निर्भरता आ जाती है काइनेटिक एनर्जी पे। अब देखो ध्यान से, मान लो कि ये चीज जो है आपकी पहले रेस्ट पे, तो इसके अंदर आपको पता है कि इसका आरंभिक वेग अगर ये रेस्ट पे है तो 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जब ये यहां पहुंचता है तो इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ अंतिम वेग होगा जो अपन को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अल्टीमेटली मैं यहां पे कहां पे आ रहा हूं, 12 mv² यानी कि गति ऊर्जा पे, जिसके अंदर मुझे v की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो v की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब कि आप अगर गति ऊर्जा के बारे में बात करें, गति ऊर्जा तो वो होता है 12 mv²। ठीक है, मतलब अब अपन ये चेक करते हैं कि कार्य और गति ऊर्जा में क्या चीजें एक समान हो सकती है, और लास्ट में अपन प्रूव कर देंगे कि अपना जो एनर्जी का स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट था जो कि था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये अपन प्रूव कर देंगे आज। ठीक है, तो यहां पे देखो u इक्वल टू 0 है, u इक्वल टू 0 दे दिया गया है, v फाइंड करना है। तो आपके पास काइनेटिक जब आप सीख रहे थे तब आपके पास 3 इक्वेशन थी, v इक्वल टू u प्लस at, ऐसा कुछ आपने पढ़ा था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² और v² माइनस u² इक्वल टू 2as, ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था। तो देखो इसके अंदर u है, इसके अंदर v है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, स्थानांतर है। तो मैं तीनों में से किसका उपयोग करूं तो मेरे को सही रहेगा। देखो v इक्वल टू u प्लस at में t है, t तो इधर है नहीं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² के अंदर भी t है, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन बचा यूज करने के लिए, जो कि है v² माइनस u² इक्वल टू 2as, जिसके अंदर मैंने प्रवेग को यानी कि एक्सेलरेशन को फाइंड कर दिया है। तो v² इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू, अब स्थानांतर कितना हुआ है 20। ठीक है, तो v² कितना आया आपका 280, 280 आपका v² आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या, मेरे को तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब कि गति ऊर्जा का मतलब क्या होता है, हाफ mv²। तो v² तो मुझे फाइंड करना था, तो हाफ mv² का अगर मैं देखूं तो हाफ इंटू मास कितना है 5 इंटू v² कितना है 280। अगर आप ये चीज चेक करोगे
ठीक है, तो ये आ रही है 700 जूल। कितना आ रहा है? गति ऊर्जा आपकी कितनी आ गई है? 700 जूल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गति ऊर्जा आपकी 700 जूल आ रही है। इसका मतलब कि आपने देखो फर्स्ट अपने वर्क डन के बारे में सीखा, ठीक है, और वर्क डन के ऊपर से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हो तो मैं एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकता हूं, और उसके ऊपर से मैं एक्सेलरेशन के ऊपर से मैं v और u को भी उसके बारे में कुछ बता सकता हूं, और उसके ऊपर से मैंने ये देखा कि बॉक्स जो है वो यहां से यहां जा रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ गति ऊर्जा तो लगी होगी, ठीक है। तो गति ऊर्जा को मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, आंसर ला दिया कि 700 जूल मुझे गति ऊर्जा चाहिए इसको यहां से यहां लाने के लिए। अब देखो ध्यान से, मैंने एक और चीज ऊपर कुछ बताई थी इसके बारे में कि जब भी आप ये फाइंड करते हो तब टोटल वर्क डन भी फाइंड करते हो। टोटल वर्क डन इस पे कितना हो रहा था? 600 जूल। और वैसे ही यहाँ पे टोटल वर्क डन मतलब कि नेट वर्क डन, कार्य, टोटल कार्य इसका कितना होगा? टोटल वर्क डन अगर आप देखो तो एक तो 60 न्यूटन और 25 न्यूटन इसका फ्रिक्शनल है, और अपने वर्क डन कितना फाइंड किया? अपने चारों साइड का फाइंड किया, खाली दो ही पता चला, वर्क डन कार्य फोर्स के द्वारा और कार्य फ्रिक्शन के द्वारा। कितना हुआ? 1200 एक साइड प्लस यहाँ पे देखो माइनस है, ये एक्चुअली में माइनस है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शनल है, इसका डायरेक्शन इस साइड है। तो ये कितना हो गया? माइनस 500 जूल। तो आंसर कितना आया? 700 जूल। 700 जूल आपका आंसर आया है, ठीक है, 700 जूल आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो यहाँ पे जो 700 जूल आ रहा था आपका आंसर, वही का वही आंसर यहाँ पे जो 700 जूल आ रहा था वही यहाँ पे 700 जूल आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन मेरे को कुछ बताना चाह रही है। वो चीज क्या बताना चाह रही है अपने को कि जब भी मैं यहाँ पे टोटल वर्क डन फाइंड करता हूँ, टोटल वर्क डन उसके बराबर कौन होगा? काइनेटिक ऊर्जा, मतलब गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये अपने साथ होगी। ये जो अपने चीज देखी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे आया अपने को पूरे का पूरा पता चला ऊपर से नीचे तक। अब देखो एक और चीज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब पहले तो ये रेस्ट पे था, अपनी जगह पे ही था, तो इस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं। तो आरंभिक काइनेटिक एनर्जी, आरंभिक के आई लिख देता हूं, 12m(u²) कितना आया? 0 थी, फिर यहां पे पहुंची तो 12mv², जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम काइनेटिक एनर्जी, जो कि इसकी आई 700, ठीक है। तो अपने को ये पता चला कि पहले 0 काइनेटिक गति ऊर्जा 0 थी, फिर 700 हो गई। इसका मतलब कि यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मैं ऐसे बता सकता हूं कि F फाइनल, अंतिम, माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। ये आपका जो आया है, ये आपका एग्जैक्टली आपको यहाँ पे पता चला कि वर्क डन के बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि अपना वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो कि अपना वर्क एनर्जी थ्योरम है। अच्छा, यहां पे देखो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इनिशियल पे कितनी ऊर्जा थी? 0, फिर कितनी हो गई? 700। अब मुझे ये बताओ कि मेरा जो स्टेटमेंट था फर्स्ट स्टेटमेंट के वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहां पे जो अपन ने लास्ट के अंदर देखा कि
वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तन। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट भी अपने को क्या बताना चाहता है, ये स्टेटमेंट भी अपने को क्या बताना चाहता है कि दिस इज नथिंग बट, वर्क डन का मतलब हुआ ट्रांसफर ऑफ ऊर्जा, एनर्जी। जो अपना वर्क डन का पहला अपन ने जो लिखा था स्टेटमेंट जो पहले लिखा था, ठीक है, वो चेंज इन एनर्जी, ट्रांसफर हो गई एनर्जी। इनिशियल कुछ और थी, फाइनल कुछ और है, इसलिए ट्रांसफर हो गई एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह, और इसको अपन बोलते हैं कार्य, मतलब के वर्क डन। तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट इज हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब यहां तक अपने वर्क एनर्जी थ्योरम का सब अपना हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे और जाएंगे, और ये सब चीजें आप लिखते रहना, क्योंकि इसके बाद अपने शीट्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे नीट और जेईई के, तो वो अपन सॉल्व करेंगे। ये नॉर्मली बेसिक अभी नीट का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट के अंदर कुछ चीज़ें एडवांस लेवल तक धीरे धीरे अपन जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये साथ साथ चलिए तो क्या सही रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये वर्क डन जो है ये बहुत ही सिंपलेस्ट चैप्टर है, इसको आपको सीखने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आना जरूरी है, तो कृपया करके उसको रिवाइज कर लें, ठीक है।